शहर की सुबह हमेशा भाग दौड़ भरी होती है, लेकिन सक्सेना विला में सुबह का नजारा कुछ और ही होता था। यहाँ परिंदे चहचहाते नहीं थे, बल्कि महंगे फाउंटेन के पानी की आवाज और नौकरों की कदमों की आहट से दिन शुरू होता था। राजवीर सक्सेना शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून थे। अपने अखबार में डूबे थे और उनकी पत्नी सुगंधा अपनी हीरे की अंगूठी को चमकते हुए देख रही थी। इसी बीच सीढ़ियों से उतरती हुई आरोही के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो रेशमी शॉर्ट ड्रेस पहने हुई थी। उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास था जो सिर्फ बेहिसाब दौलत से आता है। रामू काका, मेरी गाड़ी तैयार करवाइए। आज कॉलेज में मेरा आखिरी प्रोजेक्ट सबमिट होना है और मुझे जानवी को भी रास्ते से पिक करना है। आरोही, कितनी बार कहा है कि उस लड़की को अपनी महंगी कार में मत बिठाया करो। उसकी सादगी और उसकी गरीबी तुम्हारी कार की सीटों को मैला कर देती है। आखिर वो एक कचरा उठाने वाली की बेटी ही तो है। तुम आजकल फिर उस जुग्गी वाली लड़की के साथ ज्यादा समय बिता रही हो। माँ, जानवी मेरी सहेली है, कोई प्रोजेक्ट नहीं जिसे मैं अधूरा छोड़ दूं। और रही बात उसकी माँ की, तो मालती मौसी मेहनत की कमाई खाती है। आप प्लीज मेरी दोस्ती के बीच में पैसे को मत लाइए। बेटा, दुनिया को देखने का तुम्हारा नजरिया अभी कच्चा है। तुम जिसे दोस्त कह रही हो वो उसके लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। गरीब लोग अमीरों के करीब सिर्फ उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए आते हैं। देखो, हम बिजनेस वाले लोग हैं, हमारी साख होती है। हाँ आरोही, तेरे पिता सही कह रहे हैं। ये गरीब लोग सांप की तरह होते हैं। दूध पिलाओ तो भी मौका मिलते ही डस लेते हैं। उन्हें सिर्फ हमारे रुतबे से मतलब है। माँ, पापा, आप गलत हैं। चलिए, मुझे देर हो रही है। वहीं दूसरी ओर शहर के बाहरी इलाके की एक तंग बस्ती में जानवी का एक छोटा सा घर था, जहां छत तो थी पर दीवारें गरीबी की मार से जर्जर हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्ती दीवारों और बैंक बैलेंस को नहीं देखती। बेटी आरोही का साथ तुझे अच्छा लगता है, पर याद रखना, हम जमीन के लोग हैं और वो आसमान की बिजली। जब तक चमक रही है ठीक है, पर जिस दिन गिरेगी हम जल जाएंगे। माँ, आरोही दिल की बहुत साफ है। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। कॉलेज का गेट, आरोही की चमचमाती मर्सिडीज जब गेट पर रुकी तो सबकी निगाहें उधर ही टिक गई। जानवी गाड़ी से उतरी। पीछे से आरोही के रईस दोस्त रिया, वंशिका और मयंक हंसते हुए आते हैं। ओह माय गॉड आरोही, तुम आज फिर इस स्लम डॉग को अपने साथ लाई हो। देखो तो इसके कपड़े शायद किसी सेल से खरीदे हैं। सच में रिया, मुझे तो डर लगता है कि कहीं इसकी गरीबी हमें भी ना लग जाए। जानवी, तुम कॉलेज पैदल क्यों नहीं आती? कम से कम तुम्हारी फिटनेस तो बनी रहेगी। छोड़ो ना यार, आरोही को सोशल सर्विस करने का शौक है। जानवी, बताओ, आज आरोही ने तुम्हें क्या खिलाया, या फिर घर का बचा हुआ नाश्ता पैक करवा कर लाई हो? मैंने कभी आरोही से कुछ नहीं मांगा। हम सिर्फ सहेलियां हैं। शट अप मयंक। रिया, अगर तुमने दोबारा जानवी के बारे में कुछ कहा तो तुम मेरा दूसरा रूप देखोगे। जानवी, तो इनकी बातों पर ध्यान मत दे। चल, कैंटीन चलते हैं। कैंटीन में बैठकर दोनों बातें कर रही थी। आरोही ने जानवी का हाथ थाम लिया। एक तरफ सोने के कंगन थे और दूसरी तरफ सूती धागा, पर जज्बात एक जैसे थे। जानवी, तू क्यों उन लोगों की बातों को दिल पर लेती है? तू जानती है ना कि मेरे लिए तू क्या है। जानती हूँ आरोही, पर कभी कभी समाज की ये दीवारें बहुत ऊंची लगने लगती है। तेरी अमीरी और मेरी गरीबी के बीच का फासला लोग मुझे हर पल याद दिलाते हैं। ये फासला सिर्फ बाहर है, हमारे बीच नहीं। देख, अब पढ़ाई खत्म होने वाली है। पापा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की शादी एक ही जगह पर हो, ताकि हम हमेशा साथ रहें। पगली, तेरी शादी किसी महल में होगी और मेरी किसी छोटे से घर में। हमारे रास्ते अब अलग होने वाले हैं। समय पंख लगाकर उड़ गया। दोनों की पढ़ाई पूरी हुई और अब समाज की रीत निभाने का वक्त आ गया था। आरोही का रिश्ता अंकित से तय हुआ, जो एक बड़े खानदान का इकलौता वारिस था। वहीं जानवी के लिए एक किसान परिवार से केशव का रिश्ता आया। एक दोपहर जब आरोही अपनी शादी का जोड़ा पहनकर पसंद कर रही थी तो उसने जानवी को फोन लगाया। जानवी, तू अभी के अभी मेरे घर आ। डिजाइनर सव्यसाची के लहंगे लेकर आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लाल पहनूं या मेहरून। और हाँ, मैंने तेरे लिए भी एक जोड़ा पसंद किया है। आरोही, मैं नहीं आ पाऊंगी। आज केशव और उसके माता पिता घर आ रहे हैं मुझे देखने। सगाई की छोटी सी रस्म है। माँ ने घर पर ही कुछ पकवान बनाए हैं। क्या? और तूने मुझे बताया भी नहीं? मैं अभी अपनी गाड़ी भेजती हूँ, तू सगाई के बाद आ जाना। आरोही की माँ सुगंधा को जब पता चला कि जानवी की शादी 10 तारीख को है तो उन्होंने अपनी चाल चली। पंडित जी,
शादी की तारीख वही होनी चाहिए जो उस गरीब लड़की की है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अपनी शादी छोड़कर किसी बस्ती में जाकर धूल फाके। जानवी, माँ ने शादी उसी दिन तय कर दी है। मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगी, मुझे माफ कर देना। तू दुखी मत हो आरोही, हम जहाँ भी रहे एक दूसरे की खुशियों की दुआ करेंगे। तू अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अच्छे से करना। 10 तारीख का सूरज उगा। एक तरफ शहर का सबसे बड़ा होटल द पैलेस रोशनी से नहाया हुआ था। फूलों की खुशबू, महंगे परफ्यूम की महक हवा में तैर रही थी। भव्यता के साथ आरोही की शादी अंकित से होती है। दहेज में महंगे उपहार दिए जाते हैं और साथ ही विदाई में आरोही को उसके पिता राजवीर सक्सेना ने एक अद्भुत उपहार दिया। बेटा, ये सोने का बेड खास तुम्हारे लिए बनवाया है। इसमें असली सोने की परतें चढ़ी है। मेरी बेटी राजकुमारी है और वो हमेशा राज करेगी। शुक्रिया पापा, पर काश आज जानवी यहाँ होती। वहीं दूसरी ओर जानवी का विवाह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से घर में हो रहा था। जानवी की शादी केशव के साथ संपन्न हुई। जानवी की मां मालती ने पुराने पीतल के बर्तनों और 2 जोड़ी सूती साड़ियों के साथ जानवी को विदा किया। मालती ने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए अपनी बेटी को गले लगाया। बेटी, अब यही तेरा घर है। गरीबी में भी अपनी गरिमा मत खोना। शादी के बाद जानवी अपने ससुराल पहुंची। वहां एक छोटा सा कमरा था जिसमें मिट्टी की दीवारें थी, लेकिन जानवी खुश थी। बहू, घर छोटा है पर दिल बहुत बड़ा है हम लोगों का। खुश रहना। केशव, जानवी को संभालना। अब ये हमारे घर की लक्ष्मी है। सुहाग रात की वो पहली रात थी। आरोही अपने मखमली गद्दों और सोने के बेड पर अंकित का इंतजार कर रही थी। अंकित ने कमरे में प्रवेश किया। आरोही, ये बेड तुम्हारे पिता का खास तोहफा है। आज की रात यादगार होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जानवी के नसीब में कुछ और ही लिखा था। अचानक बाहर शोर मचा और आग लग गई। रात के अंधेरे में आसमान लाल हो गया और केशव ने जो खेत बटाई पर लिए थे वो सब राख हो गए। सुबह होते ही साहूकार ध्यानचंद अपने गुंडों के साथ आ धमका। बोला, खेत जल गया और क्या हुआ है? मेरा पैसा कहाँ है? अब ये घर मेरा हुआ, निकल जा यहाँ से। साहब, हम कहाँ जाएंगे? पहली रात है मेरी बहू की, दया करो। जानवी, जो कल तक अपनी नई जिंदगी के सपने देख रही थी, आज सड़क पर खड़ी थी। उसकी शादी की पहली सुहाग रात फूलों के सेज पर नहीं, बल्कि सड़क के किनारे धूल और धुएं के बीच रोते हुए परिवार को ढांढस बंधाते हुए बीती। उधर आरोही अपने आलीशान कमरे में उस सोने के बेड पर लेटी हुई थी। एसी की ठंडक थी, मखमली गद्दे थे, पर उसका मन उसकी सहेली की चिंता में व्याकुल था। उसे नहीं पता था कि उसकी सहेली इस वक्त आसमान के नीचे खुले में सो रही है। हफ्तों तक केशव और उसके माता पिता ने गांव-गांव भटक कर काम की तलाश की, लेकिन जली हुई फसल की बदकिस्मती उनके साथ चल रही थी। आखिरकार वो शहर गए। शहर के पॉश इलाके में गोल्डन हाइट्स नाम की एक विशाल सोसाइटी थी। केशव अपने परिवार को गेट के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठाकर काम मांगने अंदर गया। कुछ घंटों बाद वो दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर थकान के साथ एक चमक थी। माँ, बाबूजी, जानवी, अरे सुनो, भगवान ने सुन ली। मुझे इस बिल्डिंग में साफ सफाई और गार्ड का काम मिल गया है। बेटा, रहने का क्या होगा? शहर में तो एक कमरा भी सोने के भाव मिलता है। यही तो चमत्कार है। इस बिल्डिंग की जो मालकिन है, उन्होंने मेरी हालत देखकर पार्किंग में एक कोने में रहने की इजाजत दे दी है। उन्होंने कहा है कि हम वहाँ पर अपना बसेरा बना सकते हैं। वो बहुत ही नरम दिल की हैं। भगवान उस भली मानस का भला करे। कम से कम बहू को अब सड़क पर तो नहीं सोना पड़ेगा। पूरा परिवार पार्किंग वाले हिस्से में पहुंचा। वो जगह सीमेंट की दीवारों और कंक्रीट के फर्श वाली थी, जहां बड़ी बड़ी कारें खड़ी होती थी। जानवी ने पुरानी साड़ियों और चादरों का पर्दा बनाकर एक कोना तैयार किया। उसने जमीन पर फटी हुई चटाई बिछाई और मिट्टी का चूल्हा जलाया। शाम ढल रही थी। ऊपर की मंजिल से एक महिला हाथ में खाने का डिब्बा और कुछ पुराने कपड़े लेकर नीचे पार्किंग की तरफ आई। जैसे ही वो करीब आई, जानवी चूल्हा फूंक रही थी। धुएं के बीच दोनों की नजरें मिली। जानवी, क्या ये तुम हो? मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा। आरोही, तू यहाँ कैसे? आरोही दौड़ कर आई और जानवी को गले लगा लिया। आरोही के रेशमी कपड़े जानवी के फटे और मैले कपड़ों से मिल गए। अमीरी और गरीबी की वो खाई एक गले मिलने से जैसे मानो भर गई हो। जानवी फफक फफक कर रो पड़ी। जानवी, शांत हो जा। मुझे बता, ये सब क्या है? तू यहाँ पार्किंग में, तेरा ससुराल, तेरा घर, सब कुछ जल गया। आरोही,
आग ने हमारे खेत, हमारा घर और हमारे सपने सब भस्म कर दिए। हम यहाँ सिर्फ जीने के लिए आए हैं। जानवी, तू फिक्र मत कर। मैं इसी बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले लग्जरी फ्लैट में रहती हूँ। मेरे पति अंकित यहाँ के जनरल हेड हैं। मैं तुझे इस हाल में नहीं रहने दूंगी। आरोही जानवी को लेकर ऊपर अपने फ्लैट की तरफ जाने लगी। तभी लिफ्ट के पास उसकी सास मंगला देवी और अंकित मिल गए। आरोही, ये क्या बदतमीजी है? इस गंदी लड़की को तुम ऊपर क्यों ला रही हो? और तुमने इसे गले लगाया? जाओ, पहले नहाओ और शुद्ध हो जाओ। आरोही, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये हमारी सोसाइटी है, यहाँ के नियम है। इन लोगों को हमने दया करके नीचे जगह दी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बेडरूम तक आएंगे। अंकित, ये जानवी है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। इसके घर में आग लग गई है, इसे मदद की जरूरत है। दोस्ती कॉलेज तक ठीक थी, अब तुम एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू हो। एक नौकर की बीवी तुम्हारी सहेली नहीं हो सकती है। उसे वापस नीचे भेजो, वरना मैं इसके पति को अभी नौकरी से निकाल दूंगा। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। आरोही, मुझे ऊपर नहीं जाना। मेरे लिए मेरा परिवार और उनका काम सबसे पहले है। तो अपनी गृहस्थी संभाल, मैं नीचे ही खुश हूँ। रात गहरा गई थी। ऊपर के फ्लैट में सोने की बेड पर आरोही अंकित के बगल में लेटी थी। अंकित ने उसे सोने का हार पहनाया, पर आरोही को वो हार एक जंजीर जैसा लग रहा था। आज हमारी शादी को कुछ वक्त हुआ है आरोही, चलो इस रात का आनंद लेते हैं। भूल जाओ उन गरीबों को। कैसा आनंद? जहाँ इंसानियत नहीं वहाँ प्यार कैसे हो सकता है? मैं सोने के बिस्तर पर हूँ, पर मेरा मन कांटों पर है। ठीक उसी वक्त नीचे पार्किंग की ठंडी और पथरीली जमीन पर चटाई बिछी थी। केशव दिन भर की थकान के बाद जानवी के पास आकर बैठा। जानवी ने उसके पैरों में तेल लगाया। जानवी, आज हमारे पास ना तो सोने का बिस्तर है, ना ही फूलों की सेज। क्या तुम्हें मुझसे नफरत होती है? मैं तुम्हें एक छत भी नहीं दे सका। नहीं केशव, आज इस चटाई पर जब आप मेरे साथ थे तो मुझे दुनिया की किसी दौलत की जरूरत नहीं। उस महलनुमा घर से अच्छी ये पार्किंग है, क्योंकि यहाँ कम से कम हम साथ तो हैं। आज की रात मेरी पहली सुहाग रात है, क्योंकि आज मैंने सीखा कि साथ निभाना क्या होता है। ऊपर के फ्लैट में अंकित और आरोही के बीच एक खामोश दीवार थी, जबकि नीचे पार्किंग में केशव और जानवी एक दूसरे के संघर्ष को अपना रहे थे। ऊपर सोने की चमक थी, पर नीचे रूह का सुकून था। ठंड में एक कमरे में देवरानी और जेठानी की एक रजाई। सर्दी अपने पूरे तेवर में थी। गांव के कच्चे रास्तों पर पड़ती बर्फ जैसी ओस देखकर ही कोई भी चरमराने लगता। रामलाल का घर गांव के किनारे पर था, छोटा, मिट्टी की दीवारों वाला, ऊपर से टपकने वाला खपरैल, लेकिन यही उनका संसार था। रात भर चली ठंडी हवा ने सुबह के सूरज को भी सुस्त कर दिया था। घर के बाहर धुएं से काला हुआ चूल्हा और उनके पास बैठी सुगना जिस तरह अपना दुपट्टा कसकर ओढ़े थी, देखकर किसी को भी अंदाजा हो सकता था कि ये ठंड उनके लिए कितनी भयानक थी। अरे सुनते हो, जरा धुआं कम करना, दम घुट रहा है मेरा। ये अस्थमा भी ना एकदम बुरी घड़ी में पकड़ लेता है। अरे सुगना, धुआं कम कैसे करूं? लकड़ी ही गीली है। जंगल में आजकल सूखी लकड़ी मिलती कहाँ है? धीरे धीरे पूरा घर जाग गया। गोपाल अपनी रजाई से आधा बाहर निकला, आधा अंदर ही था। हाय राम, ये रजाई तो बिल्कुल बूढ़ी हो गई है। रात भर पैर ठंड से अकड़ गए। रजाई नहीं, चंदा बना हुआ छेदों का घर है। हवा चारों तरफ से घुस आती है। तभी गुंजा रसोई में दाल चढ़ाने आती है। हाथ जम चुके थे। हे भगवान, पानी भी ठंडा बर्फ जैसा। रोटी कैसे बनेगी आज? पहले बच्चा संभाल ले बहन, फिर रोटी बनाना। गोलू तो रात भर कांपता रहा है। मम्मा, स्कूल नहीं जाना आज, बहुत ठंड लग रही है। स्कूल तो जाएगा बेटा, नहीं तो मास्टर जी कान खींच लेंगे तेरे। तो आप मेरी जगह स्कूल चले जाओ पापा। मालती और गुंजा दोनों हंस पड़ती। सर्दी के इस माहौल में हंसी की एक हल्की गर्माहट फैल गई। पूरा घर एक ही कमरे का था। इसी कमरे में सबके बिस्तर, सबका सामान और सबकी नींद थी। ठंड के दिनों में ये कमरा युद्ध भूमि बन गया था। कौन रजाई के किस हिस्से को पकड़ेगा, कौन छीन लेगा, कौन सिकुड़ कर सोएगा। पिछली रात का वाकया अभी भी सबके दिमाग में था। अरे गुंजा, रात को तूने रजाई पूरी अपनी तरफ खींच ली थी, मैं तो बिल्कुल बाहर पड़ी थी। क्या बात कर रही हो दीदी? तुमने ही तो 2 बार रजाई खींची, मैं तो बीच में से दब कर रह गई। अरे दोनों बहुओं का झगड़ा रात भर चला। हम भाइयों का बीच में सैंडविच बना दिया।
हाँ, और मैं तो पैर सिकोड़ सिकोड़ कर सोया। ऐसा लगा कि ये मेरे पैरों को फ्रिज में रख दिया है। छोड़ो भी, रजाई का क्या, अगले जन्म में 2 रजाई वाली जिंदगी मांग लेना, इस जन्म में तो एक ही काफी है। सभी हंस पड़े, लेकिन हंसी में एक दर्द भी था, गरीबी का दर्द। दोपहर हुई तो गांव का माहौल थोड़ा गर्म हुआ। धूप निकली, लेकिन वो भी डरी सहमी। रामलाल लकड़ियों का गट्ठा लेकर लौटे। चेहरे पर थकान और चिंता दोनों साफ दिख रही थी। क्या जी, आज कितने पैसे मिले? बस 50 रुपए। लकड़ी कोई खरीदता ही नहीं है, सबके यहाँ ठूठ भरे पड़े हैं। बाबूजी, सोच रहा था कि थोड़ी बचत करके नई रजाई ले आए। बचत? बेटा, पहले पेट की आग बुझा ले, फिर रजाई की थोड़ी सोचना। तो क्या ऐसे ही ठिठुरते रहेंगे हम सब? कभी कभी गांव में बड़े लोग कंबल बांटते हैं, सुना है इस बार भी कोई आने वाला है। हाँ दीदी, पिछले साल भी तो गए थे हम सब लाइन में, पर कुछ मिला ही नहीं। इस बार कोशिश करेंगे, काम धंधा छोड़कर भी जाना पड़े तो जाएंगे। भैया, ये मेरी यूनिवर्सिटी की फीस की रसीद है, शायद अगले हफ्ते जमा करनी पड़ेगी। ये सुनते ही माहौल गंभीर हो गया। रजाई का सपना फिर कमजोर पड़ गया। पिंकी तो पढ़ लिख लेगी, हमारी जिंदगी बदल देगी। तेरी फीस सबसे पहले। हाँ रे बेटे, तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी, रजाई की चिंता हम सब कर लेंगे। पिंकी की आंखें भर आई। शाम को धूप गायब होते ही ठंड फिर से काटने लगी। हवा कमरे की दीवारों को धकेल रही थी। गोलू कांपते हुए आया। मम्मा, समोसा खाना है। बेटा, समोसा तो गर्मी में मिलता है, अभी तो ठंड में चूल्हा भी जलाना मुश्किल है। तो रजाई दे दो। रजाई? बेटा, वो रात के लिए रखी है, दिन में ओढ़ लोगे तो रात को क्या ओढ़ोगे? तो आप रात में ओढ़ लेना, मैं भी ओढ़ लूं। सब फिर हंस पड़े। इस गरीब परिवार की हंसी रोज की सबसे बड़ी दौलत थी। रात घेर आई, हवा तेज हो चुकी थी। पूरे परिवार ने जल्दी जल्दी खाना खाया। 2 रोटी, थोड़ा नमक मिर्च और आलू की पतली भाजी। सब बिस्तर पर जमा होने लगे। कमरे में कुल मिलाकर एक पुरानी दरी, एक फटा हुआ गद्दा और एकमात्र रजाई था। सबकी नजर रजाई पर थी। चलो भाई, आज रजाई का बंटवारा बराबर होगा। एक तरफ मैं और मालती, दूसरी तरफ राजू और गुंजा, और बीच में गोलू। नहीं, गोलू बीच में होगा तो पूरा रजाई उसी के पास खिसक जाएगा। मैं तो छोटा हूँ, मुझे ज्यादा ठंड लगती है। अच्छा, ठंड तुझे ही लगती है, बाकी सब बर्फ के गोले हैं। तभी पिंकी आती है। मैं यही कोने में दरी से काम चला लूंगी, आपकी रजाई में जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी। मैं रामलाल के साथ चद्दर के कोने में लेट जाऊंगी, तुम लोग रजाई संभालो। सब अपने अपने हिसाब से किनारे खोजने लगते हैं, लेकिन रजाई हमेशा झगड़े का कारण बनती थी। राजू, तुम फिर अपनी तरफ खींच रहे हो। मैंने क्या किया? हवा मेरी तरफ से आ रही है। दीदी देखो ना, राजू तो पूरा रजाई खींच कर ले जाएगा। अरे मैं कह रही हूँ रजाई के ऊपर ईंट रख दो, कोई खींच ही नहीं पाएगा। सब हंस पड़े, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि हंसी भी कांप रही थी। आधी रात हुई। रजाई का झगड़ा थम चुका था, लेकिन हवा नहीं थमी थी। कमरे की टूटी खिड़की से हवा सीटी बजाते हुए अंदर आ रही थी। गोपाल भैया, हवा सीधे मेरे पैरों पर आ रही है, तो पैर अंदर कर ले। अरे कैसे करूं, रजाई छोटी है। तो तुम भी छोटे हो जाओ। क्या मैं इंसान हूँ या रजाई का बटन? भैया लोग, आज का झगड़ा रिकॉर्ड कर लो क्या? कल यूनिवर्सिटी में सुनाऊंगी। दोस्त कहेंगे रजाई का युद्ध भाग 2। अरे चुप कर, कहीं हवा सुन ले तो और तेज बहने लगेगी। ठंडी रात के बाद सभी सुबह थके हुए, सिमटे और चिड़चिड़े से उठते हैं, लेकिन जैसे ही गांव में खबर फैली कि गांव में बड़े साहब आए हैं, कंबल बांट रहे हैं, पूरा परिवार चौकन्ना हो गया। चलो चलो जल्दी चलो, आज मिल गया तो ठंड से मुक्ति मिल जाएगी। मैं भी चलूंगी। मैं भी, रसोई बाद में हो जाएगी। मैं क्लास छोड़ दूंगी आज, ये रजाई ज्यादा जरूरी है। रामलाल, सुगना, गोपाल, राजू, मालती, गुंजा, पिंकी और गोलू, पूरा परिवार तैयार हो गया। सबके चेहरे पर उम्मीद थी। भारी भीड़ थी। गांव के आधे लोग लाइन में थे, लेकिन रामलाल का परिवार लाइन से बिल्कुल पीछे था। भैया, इतने लोग, क्या मिलेगा हम लोगों को? चुप रहो, उम्मीद मत छोड़ो। पापा, मुझे नींद आ रही है। बेटा थोड़ी देर और। साहब कार में बैठे थे। पास खड़ा आदमी एक एक करके नाम पुकार रहा था, पर नाम उन्हीं के थे जो पंचायत के सबसे करीबी लोग थे। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद कंबल खत्म हो गए। फिर नहीं मिला। हमारा परिवार लाइन में लगता ही किस्मत के लिए है, कंबल के थोड़ी ना। हम हर बार पीछे ही क्यों रह जाते हैं? बेटा, गरीबों की लाइन लंबी होती है और किस्मत छोटी। कंबल न मिलने के बाद पूरा परिवार चुपचाप घर लौट रहा था। ठंडी हवा उनके चेहरे पर थपेड़े मार रही थी,
पर दिल में लगी ठंड हवा से भी ज्यादा तेज थी। घर पहुंचते ही सभी थक कर आंगन में बैठ गए। फिर किस्मत ने धोखा दे दिया। लगता है किस्मत भी उस रजाई की तरह फटी हुई है भैया। अरे छोड़ो भी, सब ठीक हो जाएगा। हम मेहनत करेंगे और रजाई खरीदेंगे। और क्या, जब मिलेगी तब नई नई बदबू वाली गरम रजाई आएगी। अभी तो पुरानी में भी जान नहीं है। मम्मा, क्या हम कभी नई रजाई ओढ़ेंगे? हाँ बेटा, जरूर ओढ़ेंगे। रामलाल, अब क्या करेंगे? बस कल से फिर जंगल जाऊंगा, चाहे पैर सूज जाए। लकड़ी जमा करूंगा, बेचना तो भगवान के हाथ में है। शाम को सभी मिट्टी के चूल्हे के पास बैठे थे। सबकी आंखों में एक ही सवाल, अब रजाई कैसे मिलेगी? हम सब मिलकर कुछ करें तो रजाई की कीमत जुटा सकते हैं। रजाई की कीमत कितनी होगी भैया? 400-500? सस्ती वाली भी 350 से कम में नहीं मिलती है। इतने पैसे जुटाना आसान नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे। मुझे लगता है हम सब मिलकर दिन भर थोड़ा थोड़ा काम करें तो एक हफ्ते में पैसे जुट जाएंगे। मैं भी ट्यूशन ले लूंगी, पड़ोसी की बबलू और लीला को पढ़ा दूंगी। 100-200 तो आते रहेंगे। सुगना, तू कुछ मत सोचना, तेरी तबीयत पहले ही खराब है। पर मैं कढ़ाई बुनाई कर सकती हूँ। गांव की औरतों को पसंद आती है मेरी कढ़ाई। तो फिर तेरा पूरा परिवार मिशन रजाई शुरू करेगा। सब थोड़ा हंसे। पहली बार इतने दिनों में उनके मन में थोड़ा उत्साह जागा था। अगले दिन सुबह सुबह गोपाल और राजू काम की तलाश में निकल जाते हैं। जंगल बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन रामलाल लकड़ियां काटने पहुंच चुके थे। सुगना आंगन में बैठकर कढ़ाई कर रही थी। पिंकी ट्यूशन पढ़ा रही थी। मालती और गुंजा खेत पर मजदूरी करने जा रहे थे। रात को सब अपने अपने काम से लौटे। हर कोई थका हुआ था, पर मन में खुशी थी कि कुछ न कुछ कमाया है। सब आंगन में बैठे और अपनी अपनी कमाई मेज पर रख दी। इस तरह से कुल जमा 310 रुपए हुए। सबके चेहरे चमक उठे। भैया, एक दिन में 310, 2 दिन और काम करे तो रजाई हमारी। देखा, मैंने कहा था ना, हम कर लेंगे। गोलू, अब बस 2 दिन और। मम्मा, मैं आज ही रजाई ओढ़ना चाहता हूँ। अरे छोटू, 2 दिन रुक जा, फिर ऐसी रजाई मिलेगी कि तू उसमें सो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तू सोते सोते गिर जाएगा। रजाई बड़ी जो होगी। सब जोर से हंस पड़े। अगला दिन उतना अच्छा नहीं रहा। सुबह से बादल छाए थे, ठंड और भयंकर हो गई। रामलाल लकड़ियां लेकर बाजार जा रहे थे कि पैर फिसल गया। लकड़ियां बिखर गई। अरे राम, ये क्या हो गया? एक लकड़ी वाले ने आधी कीमत में ही लकड़ी ली। उधर खेत में मालिक ने मजदूरी कम कर दी। साहब, मेहनत वही, पैसे कम क्यों? अरे ठंड है ना, काम भी कम होगा। इधर पिंकी जाकर ट्यूशन लेती है तो बच्चे नहीं आते। क्या आज भी कोई नहीं आया? फीस कैसे जमा होगी? उधर ईट भट्टी में गोपाल और राजू को आधा काम मिलता है। शाम को घर लौटे तो सबके चेहरे उतरे हुए थे। पूरा घर मिलाकर 115 रुपए ही जमा कर पाता है। सबकी उम्मीदें थोड़ी डगमगा सी जाती है। अब क्या करें? लगता है रजाई हमारे नसीब में ही नहीं है भैया। नहीं, हिम्मत मत हारो। हाँ, हम और मेहनत करेंगे। तीसरे दिन सुबह सबने खुद से वादा किया कि आज चाहे कुछ भी हो, रजाई के लिए पैसा जुटाना ही है। सभी पहले से ज्यादा मेहनत करने के लिए निकल जाते हैं। सभी ने खूब मेहनत की और शाम को जब सब लौटे तो बेहद थक चुके थे, पर कमाई देखकर उनकी आंखें चमक उठी। इस बार पूरे परिवार ने कुल मिलाकर 420 रुपए जमा किए थे। पिछले 2 दिनों की कमाई मिलाकर कुल 310 प्लस 115 प्लस 420 बराबर 845 रुपए हो चुके थे। सभी बड़ी खुशी के साथ चिल्लाए, रजाई मिल गई, रजाई मिल गई। अगले दिन परिवार गांव की दुकान पर पहुंचा। दुकान में कई तरह की रजाइयां टंगी थी। गोलू तो खुश होकर उछल पड़ा। मम्मा, लाल वाली ले लो, लाल वाली। अरे बच्चा, लाल रजाई शादी में दी जाती है। हमें घर चलाने की रजाई चाहिए, रंग बिरंगी नहीं। दुकानदार मुस्कुराया। क्या चाहिए रामलाल जी? भैया एक अच्छी गर्म रजाई दिखा दो, बहुत ठंडा है। दुकानदार ने रजाई दिखाई। ये वाली 550 की है और ये 700 की है। 550 वाली ले लेते हैं। भैया, 700 वाली ज्यादा गर्म है। हमारी पुरानी वाली तो बहुत फटी है। कम से कम ठंड से बचेंगे। पर हमारे पास पैसे 845 रुपए हैं। 700 की रजाई तो आ जाएगी और 145 बचेंगे भी। फिर तो 700 वाली ही सही। हाँ, सबसे बड़ी लेंगे। इस तरह दुकानदार ने रजाई पैक कर दी। जीवन में पहली बार उनके हाथ में नई रजाई थी। घर जाकर सबने उसे छुआ, मानो खजाना मिल गया। रात को पूरा परिवार नई रजाई में दुबक गया।
सच में रजाई इतनी बड़ी थी कि सबको जगह मिल गई। मम्मा बहुत गर्म है। हवा अंदर नहीं घुस रही। हम सब ने मिलकर खरीदी है, इसलिए ज्यादा अच्छा लग रहा है। आज मेरी नींद पूरी होगी, कम से कम ठंड तो रात में नहीं काटेगी। और मेरी खांसी भी कम होगी। कभी कभी गरीबी भी सिखा देती है कि खुशी चीजों में नहीं, साथ में होती है। सभी मुस्कुराते हुए रजाई में सिमट गए। बाहर तेज ठंडी हवा चल रही थी, पर आज वो बेबस थी क्योंकि घर वालों के पास मेहनत की कमाई से खरीदी हुई नई रजाई थी।